नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 14 जनवरी 2021 और स्टार्ट करेंगे आज की डेली आंसर राइटिंग। तो जैसा आपको पता है हम पेपर 2 पॉलिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर में हम जुडिशरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो जुडिशरी का ही आज हमारा आगे वाला क्वेश्चन होगा। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है मत्स्य न्याय, विच लिटरली मीन्स लॉ ऑफ फिश, इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर दैट स्मॉल फिश बिकम प्रे टू बिग फिश और द स्ट्रॉन्ग डिवोर द वीक। तो स्टेटमेंट दे के रखी हुई है एक। यूपीएससी का पैटर्न इसी तरीके का होता है, एक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। वो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो बस आपको डराने के लिए डालते हैं एक और स्टेटमेंट। क्वेश्चन उसके नीचे होता है। क्वेश्चन होता है डिस्कस अबव स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म टू रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो हमारे पास में यूपीएससी के पैटर्न के अंदर में फर्स्ट एक हमें ऑप्शन देखने को मिलती है, ऊपर लिखा होता है, मतलब कुछ भी वो कहीं से उठा के पॉइंट डाल देंगे। जैसे ये इकोनॉमिक सर्वे से उठा के डाला, ये चाणक्य के द्वारा बोला गया था, वैसे ही स्टेटमेंट डालेंगे और नीचे फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट ना भी समझ आए तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या अप्रोच होगी। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन में हम डाटा दे देंगे पेंडेंसी के बारे में, क्योंकि इसके अंदर में हमें कोई डेफिनेशन वगैरह तो है नहीं। जहाँ पे डाटा अवेलेबल हो वहाँ पे डाटा दो। अगर डेफिनेशन अवेलेबल है आपके पास में तो डिफाइन कर दो उस चीज़ को। अगर कुछ भी ना पता तो इंपॉर्टेंस दे दो उस चीज़ की, या जो भी चीज़ें पता है वो सब उसके अंदर में लिख दो। तो यहाँ पे डाटा देंगे हम पेंडेंसी के बारे में, रीज़न बताएंगे और फिर इम्पैक्ट बताएंगे, ठीक है। इम्पैक्ट इसमें बताने की हमें आवश्यकता है, बिकॉज स्टेटमेंट के अंदर में जिस तरीके की स्टेटमेंट लिखी गई है उसका मतलब बड़ी फिश जो है छोटी फिश को खाती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर में ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग, ये बोल के कि हमारे पास में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं हमारे कोर्ट के अंदर में। 3.3 या 3.5 या 4 करोड़ भी लिख सकते हो एवरेज के अंदर में, इतने हमारे पास में पेंडिंग हैं। और राउंड अबाउट 85% इनमें से हमारे लोअर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में कम केस पेंडिंग है। लोअर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके अंदर में 85% हमारे केसेस पेंडिंग हैं। तो ये हमने बता दिया। उसके बाद हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट आता है नंबर ऑफ़ जजेस कम होना। हमारे पास में एक तो नंबर ऑफ़ जजेस की संख्या जो बताई गई है, जो ऑफिशियली बताई गई है कितनी होनी चाहिए, वो भी कम है। ऊपर से वो तो हमारे पास कम है, हमने उन वैकेंसीज़ को भी कंप्लीट तरीके से फुल नहीं किया हुआ है। जैसे 25% हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर में शॉर्टेज है। हमारे पास में 20 जजेस हैं 1 मिलियन, 10 लाख के ऊपर में 20 जजेस हैं। लॉ कमीशन कहता है 50 होने चाहिए 1 मिलियन पे, तो हमें मतलब डबल संख्या के अंदर में चाहिए। अगर हमें जस्टिस सिस्टम को अच्छे से रखना है तो हमें ऑलमोस्ट डबल की संख्या के अंदर में हमें जजेस की आवश्यकता है, ओके। और ये हमारे पास में 25 इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफ़ी कमी है, जिसके अंदर आएगा लो बजट एलोकेशन। हमारे पास में लगभग 1% जीडीपी का भी नहीं खर्चा जाता हमारी जुडिशरी के ऊपर में, और इसके काफ़ी नुकसान होते हैं हमें, क्योंकि एक तो हमारे पास जजेस के बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, लोगों को न्याय नहीं मिलता। अगर आपके 3.5 करोड़ या इनको मिला के अगर आप 4 करोड़ बोलोगे, 4 करोड़ केस पेंडिंग है, तो 4 करोड़ में 2 पार्टीज़ होंगी, मतलब 8 करोड़ रख लो, ठीक है। इसमें से गवर्नमेंट भी होती है कुछ में पार्टी, तो हम ऑन एन एवरेज मतलब 8 करोड़ रख लो, इतने हो गए। या आप अगर ये जैसे ये तो पार्टीज़ हैं इसके अंदर में, इनकी फैमिलीज़ भी होंगी, तो 20 करोड़, आप 20 करोड़ के करीब तक पहुंच जाओगे। मतलब इतने लोग कोर्ट के केसेस के अंदर में घूम रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, तो फिर वो काम कब करेंगे? काम इन द सेंस वो अपनी प्रोडक्टिविटी कब शो करेंगे आपको, तो वो प्रोडक्टिविटी हमारी कम होती है। तो हमारी बजट की एलोकेशन कम है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में भी पॉवर्टी है। ऊपर से फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट मिलती है वेरियस, जब आपकी जजमेंट जजेस के अंदर में कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं उस समय काफ़ी सारी एडजर्नमेंट दी जाती हैं। केस के अंदर बोल दिया जाएगा कि आज हमारा वकील नहीं आया, तो ठीक है अगली डेट दे दीजिए। फिर अगली डेट को बड़े बड़े जो वकील होते हैं उनके द्वारा तो ऐसा ही किया जाता है, आज ये पर्सन नहीं आया, वो पर्सन नहीं आया, तो एडजर्नमेंट दे दो, नेक्स्ट हियरिंग होगी इसकी 1 मंथ के बाद में। इससे पूरा केस आगे आगे पेंडिंग होता रहता है, और एक्चुअल के अंदर में एक जज को भी मोर देन 100 केसेस सुनने पड़ रहे हैं एक दिन के अंदर में। अब वो क्या सुनेगा, क्या उसमें जजमेंट देगा, किसके बारे में उसको कितना पता होगा, वो क्वालिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट, 3 एडजर्नमेंट तो पर केस अलॉट हैं कि इतनी तो देनी चाहिए ऑन एन एवरेज, बट इसको फॉलो नहीं किया जाता। काफ़ी सारी एडजर्नमेंट होती हैं, 10-12 एडजर्नमेंट तक चली जाती हैं। ऊपर से बर्डन, 45% जो केसेस हैं उनके अंदर में हमारा गवर्नमेंट पार्टी है 45% केसेस में। अब कैसे होते हैं, जैसे मान लो टैक्स, आपका टैक्स का डिस्प्यूट चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट भी फालतू के अंदर में लोगों के ऊपर में केसेस पे केसेस डालती रहती है, और फिर वो हमारी जुडिशरी को ओवरबर्डन करते हैं, ओके। ऊपर से पुलिस रिफॉर्म, अब जो हमारे कोर्ट के अंदर केसेस जाएंगे वो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे उनके द्वारा साक्ष्य देखे जाएंगे, सबूत देखे जाएंगे, उनके बेसिस के ऊपर में डिसीजन होगा। पुलिस के अंदर में हमारे रिफॉर्म नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है पुलिस,
इनकैपेसिटी है, ट्रेनिंग वगैरह कमज़ोर होती है, तो क्राइम सीन को कंटेमिनेट कर दिया जाता है, हमारे लेटेस्ट टूल का यूज़ नहीं किया जाता। अब लेटेस्ट टूल का यूज़ नहीं करोगे, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग जैसी चीज़ें, और हमारे पुलिस ऑफिसर अगर ट्रेन नहीं होंगे तो जो आपके सबूत होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और फिर आपको केसेस के अंदर में किसी को अगर कन्विक्ट करार देना है तो उसके अंदर काफ़ी मुश्किल होती है, और केसेस पेंडिंग रहेंगे फिर, और उसके बाद 7-8 साल के बाद में जो पर्सन होगा उसको एक्यूट कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। तो अगर पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो बात आगे नहीं जा पाएगी। इम्पैक्ट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 43% हमारे करंट पार्लियामेंटेरियन क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर, मतलब वो रिच हैं। अगर वो रिच हैं तो वो आराम से बिना मतलब कि किसी ना किसी केस के अंदर में किसी ना किसी तरीके से जजेस को हाई या तो उनको एल्योर करके किसी तरीके का पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देके किसी ना किसी तरीके से वो बच जाते हैं। जो बड़े लोग हैं उनको तो हमें सज़ा देने के अंदर ही हमें 10-20 साल लग जाते हैं। पहले लोअर कोर्ट के अंदर में सज़ा होगी, ऊपर से फिर हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर में हमें 10-20 साल लग जाते हैं। और जो जिनके पास ठीक ठाक पैसा है वो तो आराम से बचे रहते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो इसके अंदर में फंसती है। आम जनता जिनके पास में बेल के पैसे भी नहीं होते वो इसके अंदर में फंस जाते हैं। अब बेल के पैसे नहीं होंगे तो आपको मतलब जैसे अरेस्ट किया हुआ है, अब आपके केस चल रहा है, आप अंडर ट्रायल हो, इस समय केस चल रहा है आपका कोर्ट के अंदर में, उस समय आप जेल के अंदर हो, आप अगर बेल दोगे, बेल का अमाउंट फिल करोगे तो उसके बाद आपको जाने दिया जा सकता है अगर आपने छोटे मोटे अपराध किए हुए हैं तो। लेकिन अगर आपके पास में बेल का अमाउंट नहीं है तो हमारी जेलों के अंदर में आप बैठे रहोगे। और कई बार ऐसा होता है जितने मान लो 3 साल की आपको सज़ा हो सकती थी किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए, लेकिन आप अंडर ट्रायल 7 साल के लिए रह गए, मतलब आपने जो सज़ा थी आपकी वो 4 साल ऊपर चली गई और एक्चुअल सज़ा तो आपकी स्टार्ट हुई नहीं अभी। तो इससे हमारे वल्नरेबल सेक्शन को काफ़ी नुकसान होता है। इम्पैक्ट क्या होगा? टाइमली जस्टिस डिनाई होगा। आर्टिकल 22 बोलता है स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, लेकिन आपको 10-20 साल लग रहे हैं, वो कौन सा स्पीडी है? ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है जब इतने समय तक आपका ट्रायल जाता है। ओवर क्राउडिंग है प्रिजन के अंदर में, क्योंकि अंडर ट्रायल आपके काफ़ी सारे प्रिजन के अंदर में बैठे हुए हैं, अब उनको छोड़ा नहीं जा रहा है बिकॉज उनके पास बेल देने के लिए पैसे नहीं है। तो इस केस के अंदर में ओवर क्राउडिंग हो रही है। ऊपर से जुडिशियल डिले हमें कॉस्ट कर रहा है लगभग 1.5% ऑफ GDP, मतलब 5 से 6 लाख करोड़ आप मान सकते हो, हमें इतना कॉस्ट कर देता है ये 1 साल के अंदर में। अब इसमें क्या किया जा सकता है? फर्स्ट है हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए स्ट्रेंथ। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमारे जो 25% यहाँ पे परसेंटेज होगा, 25% जो वैकेंसीज़ हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में उनको फिल करो, 30% हाई कोर्ट के अंदर है उनको फिल करो। ऊपर से नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ इंक्रीज़ करो। सुप्रीम कोर्ट का कैलेंडर कहता है कि वो 190 डे वर्क करते हैं, हाई कोर्ट 232, सबऑर्डिनेट 244, अब 365 डेज़ होते हैं। जब हॉस्पिटल 365 डेज़ वर्क करते हैं, हमारे पुलिस स्टेशन 365 डे वर्क करते हैं, तो ये मतलब कहाँ के महाशय हैं कि आराम से वर्क करेंगे? तो इनके अंदर में भी जजेस की संख्या चाहे आप डबल कर दो, और फिर 190 डेज़ एक शिफ्ट के अंदर में एक जज काम करेगा, उसको छुट्टियां दे दी जाएंगी, और फिर 190 आगे वाले जो डेज़ बचेंगे उनके अंदर में सेकंड पर्सन वो उसमें काम करेगा। तो ऐसा किया जा सकता है। और 365 प्लस अगर शिफ्ट में काम करता है तो 24/7 हमारी जुडिशरी वर्क कर सकती है। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर हमें इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विस बनानी चाहिए। ये कौन सी सर्विस है? ये ऐसी सर्विस जैसे यहाँ पे तो आपका जज बैठा हुआ है, यहाँ पे आप केस सुनाई कर रहे हो, लेकिन बैक एंड के अंदर में कैसे केसेस को मैनेज करना है, किस तरीके से किसको प्रायोरिटी देनी है, उसके अंदर बैक एंड के अंदर में पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है। उसके अंदर जो पर्सन है इनके द्वारा बोला जाए स्पेशलाइज्ड पर्सन हो वो, जैसे हमारे IAS की सर्विस होती है, IPS होता है, IRS होता है, वैसे ही एक ऐसी सर्विस क्रिएट की जाए जो स्पेशलाइज्ड हो, क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए वो कोर्ट सिस्टम की। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजी से स्पीड अप किया जा सकता है। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग की बात की जा रही थी, ठीक है, तो उससे लाइव स्ट्रीमिंग तो आप कर ही सकते हो। ऑनलाइन तरीके से भी केसेस की हियरिंग कोविड के टाइम में चल रही थी तो उनको किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचाया जा सकता है। ओके, तो उसके लिए ई-कोर्ट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ, अभी काफ़ी अच्छे तरीके से ये चल रहा है। हमारे पुलिस स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंप्लीट तरीके से जोड़ने का प्रोजेक्ट है, वो भी काफ़ी सक्सेस तरीके से चल रहा है। तो इन सबको हमारे द्वारा जोड़ा जाए ताकि कंप्लीट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हो जाए हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जिसके अंदर में पुलिस भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करेगी, ठीक है, पूरे देश के अंदर में कनेक्टेड होगी और वो सीधी डायरेक्ट कोर्ट के साथ में अटैच्ड होगी। तो इसके साथ में हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मिलेंगे और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।